अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का जो हमारा एपिसोड है वो 44th होगा और शॉर्ट ही एपिसोड होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट लेते हैं। हसनाल चैनल वालों की तरफ से आज जल्दी आया था। वो बाइक से उतरा और सबसे पहले एक मेडिकल स्टोर पे गया था जो कि बहुत बड़ा था। उसे लगा कि वो शैम्पू उसे आराम से मिल जाएगा। प्योर सरसों का तेल भी लेना था अपने बुरे बालों वाली बिल्ली के लिए। उसे बहुत टेंशन हो रही थी। वो किसी ब्यूटी कंसल्टेंट के वो बहुत सारी जो है ब्यूटी कंसल्टेंट के चक्कर भी लगा चुका था। उन लोगों ने ना मतलब कुछ एक उसे अच्छी ब्यूटी कंसल्टेंट मिली तो उसने ना कुछ चीज़ें लिख के दी थी। 3 मंथ का कोर्स था जो कि उसने अपनी निगरानी में मुकम्मल करवाना था मिनाल को। उसने साथ में कुछ कॉस्मेटिक की चीज़ें भी खरीदी थी। वो पीछे कंफ्यूज सा खड़ा था। सर हाउ मे आई हेल्प यू। सेल्स गर्ल्स जो थी उसकी नज़रों को देखते जल्दी से प्रोफेशनल अंदाज में आगे बढ़ी थी। ये कुछ चीज़ें हैं मैम, छोटी सी पेज लिस्ट उसने ना सेल गर्ल को थमाई थी। तकरीबन 10 मिनट में वो चीज़ें लेकर तो घर के लिए निकला था। वो घर आया तो पूरे खुशू हुजू से नमाज पढ़ रही थी मिनाल। वो उसे देखा, उसने उसको देखा और उसके इंतज़ार में वहीं पे बैठा रहा, मतलब उसकी नमाज ख़त्म होने का वेट कर रहा था। ये कुछ चीज़ें आपके लिए। हसनाल जल्दी से उठा और उसे सहारा दिया था। उसे उठने में मसला हो रहा था। ये क्या है? वो जो नमाज पढ़ के उठी तो हैरत से उसे देखने लगी थी जिसके हाथ में कॉस्मेटिक की चीज़ें थीं। अभी कुछ दिन पहले ही तो वो उसके लिए फुल गाउन टाइप फ्रॉक और हिजाब लेके आया था और आज फिर क्या ये ले आया था। वो हैरत में मुब्तला हुई थी। इधर आओ, बैठो ना यार, ज्यादा सवाल और जवाब मत किया करो मुझसे। वो उसे हाथ से थामता हुआ ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाया उसने उसे और उसी के लाए हुए जो है घुटनों तक आते फ्राक और सर पे चादर किए खुद को मुकम्मल ढांपे बहुत प्यारी लग रही थी वो मनाल। जो कुछ दिन पहले वो उसके लिए कपड़े लेके आया था उसमें मनाल बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी उसे। उसे उसके सर से शाल उतार के ड्रेसिंग टेबल पे रखी और बैग से एक बोतल निकाल के उसके हाथ में थमाई थी और फिर खुद उसके बालों को से जो है कैचर उतार के तो खुद ही उसके बालों में मतलब तेल चसने लगा। खुद ही उसका जो है सर का मसाज उसने शुरू कर दिया। उसके सर पे सरसों के तेल को हथेली पे डालता ऑयलिंग करने लगा था। वो न जाने कितनी देर उसके सर पे मालिश करता रहा। मनाल ने एक नज़र घुमा के देखा जो गहरी संजीदगी और गौर व फिक्र से एक एक बाल पे तेल लगा रहा था, जैसे वो कोई अलजबरे के सवाल जो है उनको हल कर रहा हो। मनाल को उससे अकीदत हुई थी। वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा था, हालांकि वो उन दिनों बीमार ही थी। उसके हाथ के पुरसुकून लम्स से उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो रही थी। जब उसे तेल चस रहा था ना तो उसे बड़ा सुकून आ रहा था। हाय अल्लाह, ये आयल ज़्यादा लग गया है। उसकी आंखें बंद हो रही थी जब हसनाल की फिक्रमंद सी आवाज़ सुनाई दी। वो उसके सामने आ खड़ा हुआ और सर पे मसाज करने लगा। वो नींद में अब झूल रही थी। उसको नींद में एक झटका लगा तो फिर से आंखें खुली। अब की बार उसको अपने पास खड़ा देखकर सर उसके सीने पे रखे उसके गिर्द बाजू बांधे और पुरसुकून से उसने आंखें बंद कर ली। हसनाल चंद लम्हे उसे देखता रहा जो उसके साथ लगी हुई थी। उसके आयल से भरे बाल उसकी शर्ट खराब कर चुके थे, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं थी। वो उसके साथ लगी सोती रही। मनाल उठ जाए यार, ये सर धोना है आपको, उसने हदायत दी। उससे मुश्किल उठा उसे वो बड़ी मुश्किल से उठा के तो उसने उसका सर धुलवाया। तौबा तौबा, रात को बेचारी सो रही और सर धुलवा दिया उसका। अच्छा, आधी रात का वक्त था और जो है आधी रात का वक्त था, होका आलम था। आई डोंट नो ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा, स्याह हड्डी पहने वो शख्स उस कमरे के पिछले हिस्से की जानिब आया था। जेब से एक छोटा सा फोन निकाल के उसने एक चिप लगाई और बड़ी राजदारी से बढ़ता एक लेटर निकालता आगे पहुंच चुका और दरवाज़ा खोल के वो उस तहखाने नुमा कमरे में आया था। क्या हाल है साहब? वो उस शख्स के करीब पहुंचा था। अच्छा,
क्या हाल है साहब? वो उस शख्स के करीब पहुंचा था, उसकी चेयर के दोनों तरफ हाथ रख के झुका था। वो शख्स मुकम्मल हाथ पाँव मार रहा था, मगर सामने खड़े फरीद पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हाय साहब, हम तो भूल गया कि आप बोल नहीं सकते। खैर कोई बात नहीं, हम बुला लेते हैं। ये कहते ही हसनाल ने उसके मुंह से कपड़ा हटाया था। उसने इरफान दुरानी को 3 माह से उस काल कोठरी में रखा हुआ था, जिसका इल्म किसी को भी नहीं था। मुझे यहाँ से जाने दो, उसके पैसे तुम्हें बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मैं अपनी आधी जायदाद तुम्हारे नाम करवा दूंगा, पर मुझे खोल दो, मैं चला जाऊंगा। कहते हो तुम्हारे पैरों में गिर के माफ़ी मांग लूंगा। इरफान बहुत बिखरे हुलिये में था। वो सारी शान शौकत बहुत दूर कहीं गायब हो गई थी, उसकी जितनी भी शान शौकत थी। और मैंने उन पैसों का क्या करना है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पैसों में इतनी पावर है कि वो तुम्हें बचा लेंगे? जितनी तुमने लोगों और मासूम बच्चियों की और औरतों की इज्जतें खराब की हैं, तुम्हें लगता है तुम बच पाओगे? नहीं, तुम बचने के लायक हरगिज नहीं हो। तुम्हें आज अंजाम तक पहुंचाने आया हूँ। मिस्टर इरफान दुरानी, पता है तुम्हारी बेटी मेरी ताकुब में है, मेरे ताकुब में है। वो उसकी गर्दन को हाथों में लिए सफाकत से भरपूर लहजे में बोला था। मेरी बेटी को कुछ नहीं कहना, उसके साथ कुछ मत करना। तुम मुझे मार डालो, पर मेरी बेटी बहुत मासूम है। इरफान दुरानी जैसे गिड़गिड़ाया था। बेटी नहीं, दुरानी, बेटियां मासूम होती हैं। तुम्हें उस वक्त नहीं पता लगा जब दूसरों की बेटियों को रोंदा था। उस वक्त बेबसी का निशान तुम्हारे चेहरे पे नहीं था। लेकिन मकाफात अमल भी कोई चीज़ है, ये चेहरे से गुरूर छीन लेती है। मकाफात अमल का चक्कर इंसान को बेबस कर देता है। वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त का चक्कर उल्टा हो जाता है। वक्त हेरा फेरी करता है। इसलिए तो कहते हैं वक्त से डरो। जिस वक्त अपनी बेटी की उम्र की लड़की की असमत को छीना, उस वक्त मैं बहुत बेबस था। दिल किया था कि तुम्हें जलते कोयलों पे घसीटूं, तुम्हारे चेहरे को मसाह कर दूं, लेकिन उस वक्त मेरा नहीं था। उस वक्त मेरी आजमाइश का वक्त था। ये कहते हुए हसनाल वक्त के हाथ से लेटर इरफान दुरानी की गोद में गिरा था। मुझे मार दो, मेरी बेटी को कुछ नहीं करना, मुझे उल्टा लटका दो, मेरा मुंह काला कर दो, लेकिन मेरी मेरी अनाया को कुछ नहीं करना। वो जीते जी मर जाएगी। सोचा था कि उसके जरिए तुम तक पहुंचूंगा, उसको दर्द से गुजारूंगा, तब तुम्हें इल्म होगा कि बेटी का दर्द क्या होता है। लेकिन फिर अपनी सोच भी घटिया लगी, क्योंकि बेटी तो बेटी ही होती है, चाहे दुश्मन की ही क्यों ना हो। उसकी इज्जत आप गिने से भी नाजुक होती हैं। बेटियां मासूम होती हैं। वैसे मेरी ज़िंदगी का उसूल है, इरफान दुरानी, नफरत दुश्मन से करो, लेकिन दुश्मन की कमज़ोरी से हरगिज़ नहीं। वो उसके करीब से हटता बोला था। तुम अपना फ़ोन निकालो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ अपनी बेटी और मासूम लोगों से। उसके कहने पे हसनाल ने हैरत से देखा और फ़ोन जेब से निकाला था। अनाया, मेरे बच्चे, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं कातिल, जानी, शराबी, इज्जतों का लुटेरा, दौलत गबन करने वाला, लोगों के हक मारने वाला, अरबों खरबों की जायदाद का मालिक था। लेकिन मेरी ये दौलत मेरी ज़िंदगी बचाने के काम नहीं है। अब पता चला पैसे से ज़्यादा अल्लाह के इंसाफ में ताकत होती है। मैं इंसान बेबस नहीं था, मैं बाप बेबस बन गया हूँ। बस ये समझ लो, तुम्हारा बाप अपना कातिल खुद था। हसनाल ने वो चीज़ रिकॉर्ड कर ली। उसे अभी भी हैरत हो रही थी कि दुश्मन तो अपना जुर्म मरते दम तक तस्लीम नहीं करता, लेकिन उसने कैसे किया। फिर उस वीडियो में उसका हर एतराफ़ जुर्म था जो उसने केस में शामिल करना है। वीडियो तकरीबन 7 मिनट की थी। हसनाल का ध्यान वीडियो में था। जब उससे बू आई थी, उसने पीछे पलट के देखा तो इरफान दुरानी आग की लपेट में था। वो साकत ही तो रह गया था। उसका इरादा ये वीडियो कोर्ट में दिखाने का था कि वो इरफान दुरानी को घसीटेगा, मगर उस शख्स ने तो खुद ही मौत के में धकेल दिया था। वो फ़ोन लेता बाहर निकला था ताकि फायर ब्रिगेड को कॉल कर सके, मगर तब तक देर हो चुकी थी। उसकी चीखों की आवाज़ आ रही थी। अंदर इरफान दुरानी को आग अपनी लपेट में ले चुकी थी, जबकि बाहर हसनाल वक्त को सोचे अपनी लपेट में। हर चीज़ का एक एहतमाम होता है। इरफान दुरानी का एहतमाम हुआ था, बहुत भयानक। वो रब तो पैदाइश वाले दिन ही दी एंड लिख देता है। बस ये हम ही हैं जो खुद को खुदा समझ लेते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारा एहतमाम भी होना है। कभी ना कभी तो हम अपना एहतमाम खुद लिख लेते हैं। आज का एपिसोड बहुत छोटा होगा, तो आपको कैसा लगा एपिसोड आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज मेरा जो है लेक्चर भी है अभी, तो मैंने उसकी तैयारी भी कोई नहीं की और मैं सारे दिन की बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा।
کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔